नमस्कार मित्रों। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। उस संस्थान ने इस देश को बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी दिए, बड़ी संख्या में पॉलिटिकल लोग दिए और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी दिए। लेकिन 9 फरवरी को मुट्ठी भर लोगों ने उस संस्थान के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया और वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जिस तरह से वामपंथी लोग और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की पराकाष्ठा कहें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है। हमें बहुत गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है। लेकिन हमें इस पर भी गर्व है कि इस तरह के लोकतांत्रिक देश में है जहां अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की लक्ष्मण रेखा को अगर लांघता है तो इतनी भी इस देश के अंदर हमें विश्वास है और प्राउड है कि हमारे संविधान में अगर कोई लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है तो उसके खिलाफ हमारा संविधान कार्रवाई भी करता है, स्पष्ट प्रावधान है। और ये पराकाष्ठा थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कि वहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। और हद हो जाती है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मित्रों, ये सीधे नारे स्पष्ट रूप से हमारे देश की एकता और अखंडता को चुनौती है और देश के साथ ये गद्दारी है। इस तरह के नारों को लेकर इस देश के अंदर गहरा आक्रोश है। ये नारे हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, जो सीमा पर ग्लेशियर जैसे चोटियों पर अपनी खाल को जो गलाते हैं कि पूरा देश सुरक्षित रह सके, अपनी जान की आहुति भी देते हैं, बलिदान भी देते हैं। वहीं राजस्थान के अंदर तपती धूप में अपने बदन को तपाते हैं। यह उनका अपमान है। जो हमारे देश के ऊपर अपनी जान जिनने न्यौछावर की है, ये उन शहीदों का अपमान है, ये उन शहीदों के परिवारों का अपमान है। इसीलिए इस पूरी घटना को लेकर देश में गहरा आक्रोश है और कानून अपना काम कर रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। उससे भी ज्यादा दुखद घटना है कि वामपंथी और कांग्रेस के सहयोगी दल, जहां आज हमें इन घटनाओं को लेकर पूरे देश भर को लामबंद होने की जरूरत है और इस तरह के जो एलिमेंट हैं उनको जहां सबक सिखाने की जरूरत है, उनको कॉर्नर करने की जरूरत है और इस जो सोच को समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि यह सोच किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच नहीं है, यह सोच देश को बांटने वाली सोच है। हम सब मिलकर इस सोच को जहां कुचलने की जरूरत है, वहीं कुछ निजी स्वार्थों के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वामपंथी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो हमारे शैक्षिक संस्थान हैं, जहां गांव से गरीब का बेटा एक सपना लेकर आता है कि उसको पढ़ना है, उसको इस देश की तरक्की में कैसे मैं सहयोग कर सकूं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में, उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की जा रही है। यूनिवर्सिटी के वातावरण को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। मुट्ठी भर लोग जो हताश हैं, निराश हैं वर्तमान मोदी जी की सरकार को लेकर, पचा नहीं पा रहे हैं। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। ये वही लोग हैं जो लगातार जो गरीबों के उत्थान के लिए,
इस देश की तरक्की के लिए केंद्र में जो सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ षड्यंत्र के तहत लगातार ये लोग एक झूठा प्रचार करते रहे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर चर्चों पर जब हमले होते हैं उनको किस तरीके से प्रचारित किया जाता है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो उनको मुंह की खानी पड़ती है और मुंह छिपाते हुए घूमते हैं। ये वही लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक नन के साथ बलात्कार होता है उसके लिए भाजपा को दोषी मानते हैं, लेकिन अपराधी जब बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तब इनके पास मुंह छुपाने के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं होती है। ये वही लोग हैं जो पुरस्कार वापसी का नाटक कराते हैं, दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अब ये वही लोग हैं जब इस देश के अंदर मेक इन इंडिया को लेकर इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, और ये लोग वही हैं जो हमेशा से इस देश को बांटने की राजनीति करते रहे हैं। वोट के लिए इन्होंने देश को बांटा है, और आज फिर जहां मोदी जी की सरकार का विजन है, सरकार एक विजन को लेकर चल रही है, और वहीं कांग्रेस, वामपंथी और उनके सहयोगी दल केजरीवाल साहब एक डिवीजन और टेलीविजन की राजनीति पर उतर आए हैं। एक तरफ विजन है, दूसरी तरफ डिवीजन और टेलीविजन है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि राजनीति करिए, हमसे राजनीति करिए, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करिए। कौन सरकार किस राज्य में किस तरह से बेहतर विकास कर सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जब रेटिंग आती है तो बीजेपी शासित राज्य नंबर 1 आते हैं, और ये जो कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश भर में, ये सब फिसड्डी साबित होते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी सोच में ही, इनकी नियत में ही कि इस देश को कैसे बांटा जाए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ा जाए। ये विकास विरोधी, गरीब विरोधी, ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बना है, ये कहीं ना कहीं इस देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, और हद हो गई। ये तो पराकाष्ठा है मित्रों, यह सहिष्णुता की, कि अब ये लोग जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी जो लोग कर रहे हैं, उनके पीछे भी जाकर खड़े हो गए हैं, उनको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये पराकाष्ठा है। और हद हो जाती है कि जिस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है। नारा लगता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हमारे राहुल जी क्या कहते हैं, छात्रों ने जो महसूस किया वो बोल रहे हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, छात्रों की आवाज को दबाने वाले देशद्रोही हैं। श्रीमान राहुल जी, ये पराकाष्ठा है कि आप कितने निचले स्तर तक की इस देश के अंदर राजनीति को ले जाओगे। आज आपने कहा कि मेरे खून में राष्ट्रवाद है। ये कांग्रेस का कौन सा खून है जो आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहते हैं। अफजल को आपके प्रवक्ता गुरुजी कहते हैं, हाफिज सईद को मनमोहन सरकार के गृह मंत्री हाफिज साहब कहते हैं, राहुल जी के राजनीतिक गुरु ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। यह कौन सा राष्ट्रवाद है। और आपके राष्ट्रवाद के बारे में आपने कहा कि मेरे खून में राष्ट्रवाद है। अब हमने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो कांग्रेस दर्शन में आपके खून के बारे में आपके ही एक प्रदेश के अध्यक्ष ने जिक्र किया, उसका जिक्र हम नहीं करना चाहते। लेकिन आप राष्ट्रपति जी के यहां गए, अच्छी बात है, लेकिन वहां आपने स्पष्टता नहीं की कि आप किस लिए आए थे। स्पष्टता तो यह है कि कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस के अंदर दो फाड़ है। एक कांग्रेस के अंदर ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, हमारे जो शहीदों के परिवार हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन एक ग्रुप है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, जो कहीं ना कहीं इस देश के उन तमाम लोगों को अपमानित करने पर तुला हुआ है।
कांग्रेस वामपंथियों के चक्रव्यूह में फंस गई है, मकर जाल में फंस गए राहुल गांधी। हम तो अपील करते हैं कि अभी मौका है, देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जहां गरीब का बेटा पढ़ने आता है, आप उनको राजनीति का अड्डा मत बनाओ, वहां कांग्रेस दफ्तर खोलने की कोशिश मत करो। और जो आपने एक घिनौना कृत्य किया है राष्ट्र विरोधियों का समर्थन करके, उसके लिए इस देश से माफी मांगो। माफी मांगो इस देश के जाबाज सिपाहियों से जो अपनी शहादत देते हैं सीमा पर। माफी मांगो उन शहीद परिवारों से जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। जब आतंकवादियों ने हमला किया था तो पार्लियामेंट पर जो शहीद हुए थे उनके परिवारों से माफी मांगो। और इस देश में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे श्रीमान राहुल जी एंड कंपनी। एक तरफ तो आप उस घटना की निंदा भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनका सहयोग भी करते हैं। कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है ये तय कोर्ट करेगा। जज बनने की कोशिश मत करिए। इस देश के अंदर कानून है, संविधान है। और ये मत भूलिए कि जो जेएनयू में नारे लग रहे थे, वो नारे कह रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? हमारे देश के राष्ट्रपति को वो थ्रेट कर रहे थे, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनको थ्रेट कर रहे थे। ये गाली है, ये देश के लिए गाली है। और ऐसे गाली देने वालों के समर्थन में वामपंथियों का तो इतिहास रहा है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी नकारात्मक सोच से ग्रस्त होकर आज उनके पीछे जाकर खड़ी हुई है। हम दोबारा मांग करते हैं कि श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप आत्मचिंतन करिए और देश से माफी मांगिए और अपनी जहरीली राजनीति के लिए इस देश के विश्वविद्यालयों को दूषित करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता आपसे इन सब चीजों का हिसाब लेगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। तो बेहतर है कि आप इस देश की जनता से माफी मांगे। मेरी तरफ से इतना ही मित्रों, आपके कुछ सवाल हैं तो। देखिए, रिग्रेट उन लोगों को करना है जो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इस देश के अंदर कानून है। एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है तो उस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कार्रवाई का राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो जिन लोगों को माफी मांगनी चाहिए उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वामपंथियों से अपेक्षा नहीं है। वामपंथियों का तो इतिहास रहा है, उन्होंने इस देश के साथ कभी सहयोग किया ही नहीं। वो हमेशा से उनके जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि अब तक तो उनके तार जो है दूसरे देशों से जुड़ते थे, लेकिन अब उनके तार लग रहा है कि पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। और वामपंथियों का इतिहास रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने लोगों की हत्याएं की, अभी रिसेंटली केरल में कन्नूर जिले के अंदर वामपंथियों ने टारगेट करके लगभग 77 हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है। और अभी 2 दिन पहले मां बाप के सामने एक नौजवान कार्यकर्ता को इन वामपंथियों ने कत्ल किया है। और इन बेईमान लोगों को शर्म नहीं है कि उसके बाद जहां इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला किया है।
तो ये वामपंथी हमें ना सिखाएं। वामपंथियों का इतिहास बहुत काला रहा है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि कांग्रेस आज अपने निजी स्वार्थों के चलते इन वामपंथियों के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। जिस तरह से दांतेवाड़ा में जो घटना हुई थी, उसको लेकर जेएनयू में सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन उस समय एनएसवाई और विद्यार्थी परिषद एक साथ खड़े थे, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा लेकर खड़े थे। और जो नक्सलियों ने हमारे जवानों को मारा था, उसका उन्होंने विरोध किया था वहां, क्योंकि वामपंथी वहां सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी की सोच पर आज तरस आता है कि उनकी घृणा की राजनीति इतना निचले स्तर तक आ गई है कि वो राष्ट्र विरोधियों का समर्थन करने जेएनयू पहुंच गए और अभी माफी नहीं मांग रहे हैं। कुतर्क देकर इस तरह के बयानों का वो समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो, आपने सवाल अच्छा पूछा है, मैं तो उन तमाम चैनलों को भी धन्यवाद दूंगा जो 9 तारीख फरवरी की जो सच है, 9 फरवरी का सच बार बार वो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही सच देखिए, ये वही मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके सवाल पर। एक मिनट में आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब दे दूं कि इसमें कौन नारे लगा रहा है। कन्हैया नारे लगा रहा है, उसके साथ कौन खड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन की हैं, लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन से पहले ही क्लीन चिट देने को तैयार हैं। कुछ लोग तो 9 तारीख की घटना को ही नहीं चला रहे हैं, 9 तारीख के बाद की जो घटनाएं हुई हैं, जो नारे हुए हैं, उन्हीं को चला रहे हैं। बेहतर है कि 9 तारीख की घटना को दिखाएं कि ये 9 तारीख की घटना है, उसके बाद के जो वहां भाषण है उनको दिखा रहे हैं। तो हम तो चैनलों को भी, मीडिया के मित्रों को भी बधाई देंगे कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो 9 तारीख का जो सच है, जो देश के खिलाफ जो गद्दारी वाले वह नारे लग रहे हैं, हमारे मीडिया के मित्र भी उनको खोज खोज कर ला रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब है जो इस पूरी घटना पर लीपापोती करने में जुटे हैं, वामपंथी और कांग्रेस के अलावा। जहां तक आपने विद्यार्थी परिषद की बात की है, मैंने उनको सुना टीवी पर। इस देश में आजादी है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। देखिए, ममता बनर्जी मालदा में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी घटनाएं हुई, वहाँ एक थाने को जलाने की कोशिश की, वहाँ रिकॉर्ड जलाए गए, लेकिन वहाँ की सरकार ने वोट बैंक के चलते उन गुनाहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की और यही घटना वहाँ रिपीट हो रही है। ये देश पहले है, पॉलिटिक्स बाद में है, पॉलिटिकल पार्टियां बाद में हैं, लेकिन ममता दीदी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप सपोर्ट करेंगी तो इससे बंगाल का भला नहीं होने वाला, पश्चिम बंगाल का भला नहीं होने वाला। बेहतर है कि आप इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, तो देश के लिए भी अच्छा होगा और पश्चिम बंगाल के लिए भी अच्छा होगा। राजनीति मत करिए, यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक कार्यालय के रूप में तब्दील मत करिए, हमारी अपील है। और अगर आपको पॉलिटिकल फाइट करना है तो हमसे लड़िए, लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि अब वो यूनिवर्सिटीज को भी अपने राजनीतिक अड्डे के रूप में उपयोग कर रहे हैं और वो आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ तो संसद में विकास का विरोध करते हैं और वहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर गरीब छात्रों के हितों पर कुठारघात करते हैं। तो ये विकास विरोधी और ये गरीब विरोधी जो गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में, वामपंथी और उनके सहयोगी दल, देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप संसद को भी अवरुद्ध करते हैं और यूनिवर्सिटीज को अड्डा मत बनाइए, हमारी आपसे अपील है। राहुल गांधी जी की दिक्कत यह है कि उनको जो रटा दिया जाता है वो ही रट लेते हैं, उसके बाहर वो निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस के जो उनके पूर्वज हैं
उनको लगता है कि वो आरएसएस को अब्यूज कर करके सत्ता में रहे हैं। लेकिन जितना आरएसएस को ये अब्यूज करते हैं, जितने आरएसएस की आलोचना करते हैं, आरएसएस उतना ही अपना विस्तार करता है। तो आरएसएस के फोबिया से बाहर आइए श्रीमान राहुल गांधी जी, और ये बताइए कि ये जो देश के गद्दारी करने वाले लोग हैं, इनका जो आपने समर्थन किया है, इस पर माफी कब मांगोगे? आरएसएस को लेकर तो आपका दुष्प्रचार बहुत लंबे समय से चलता रहा है। आज जो विषय है, इस विषय से विषांतर मत होइए। ये बताइए कि माफी कब मांगोगे? मुझे लगता है हम और आपको दोनों को धैर्य रखना चाहिए। इस देश में कानून है और बहुत जल्दी जो लोग कानून के शिकंजे से दूर हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो कानून के शिकंजे में होंगे। प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तमाम जो वीडियोज हैं, फुटेज हैं, अगर कोई देखना नहीं चाहता है 9 तारीख के वीडियो, तो उनकी बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तमाम ऐसे वीडियो हैं जहां पर खालिद और कन्हैया दोनों साथ खड़े हैं। खालिद नारे लगा रहे हैं, कन्हैया भी नारे लगा रहे हैं, और भी लोग नारे लगा रहे हैं और भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से कानून के शिकंजे में होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उस पर जितना तूफान मचा रहे हैं, किसी भी तरह से कुतर्क देकर उसको बचाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के जो कानून है उसका अपमान कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है हमारी, केस व्यवस्था के अंदर कहीं पर भी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां देश की एकता अखंडता की बात आती है, वहां सबको मिलकर इस तरह की जो ताकत हैं, जो हमारा दुश्मन जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे देश में कहीं बंटवारे की जो बीज डालने की कोशिश कर रहा है, उन ऐसे लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। उसमें फिर हम अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि आज जहां एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए घृणा की राजनीति मत करिए, देश को बांटने की राजनीति मत करिए, गद्दारों को समर्थन देने की राजनीति मत करिए। देखिए, हमारी सरकार किस तरह से जो किसान हैं उसको आर्थिक रूप से कैसे संपन्न किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार एक फसल बीमा योजना लेकर आई है। उससे पहले आपदा जब आती थी, ओलावृष्टि होती थी, उसमें हमने मुआवजा भी बढ़ाया है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस देश का जो किसान जो अब तक कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहा है कई अन्य अन्य कारणों से, जिसका उल्लेख करने की मुझे जरूरत नहीं है आज, लेकिन हमारी सरकार ने उस किसान को पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच दिया है, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से कर पाएगा, और जो गरीबी की मार वो झेल रहा था, जो प्राकृतिक आपदा की जो मार झेल रहा था, तो फसल बीमा के माध्यम से वो अपनी फसल का सही लाभ वो ले सकेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मेरा मानना यह है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और इस तरह के इश्यूज पर बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इमरजेंसी झेली है, तमाम पत्रकारों ने भी झेली है। बिना किसी कारण के कांग्रेस ने लोगों को जेल में डाल दिया था, तो हम वहाँ से हमारे लोग निकल कर आए हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और हमारा ये मानना है कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है। इस पर जहां सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और जो हमारा दुश्मन है, जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस देश में कहीं ना कहीं अलगाववाद पैदा करना चाहता है, लोगों को बांटने की जो षड्यंत्र कर रहा है, ऐसी ताकतों को पूरे देश के सभी नागरिकों को मिलकर हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने निजी स्वार्थों के चलते, कांग्रेस और उसके मित्र दल, वामपंथी और उनके मित्र दल, यूनिवर्सिटीज़ को कम से कम बख्श दें। भगवान के लिए जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको आप अपने दफ्तरों के रूप में उपयोग ना करें। उन बच्चों को कम से कम छोड़ दें जो आने वाले समय में इस देश का, जो आज का छात्र कल का नागरिक है, वो ये थ्योरी है जो हमारी, उसमें कहीं ना कहीं देश के भविष्य को आप और गरीब का जो बेटा पढ़ने आ रहा है उसके साथ खिलवाड़ मत करें। देखिए, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद आरोप है। मैंने अपने शुरुआत में ये कहा कि जेएनयू एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जिसने बड़ी तादाद में इस देश को ब्यूरोक्रेट दिए हैं, पॉलिटिकल लोग दिए हैं, तमाम बुद्धिजीवी दिए हैं और वहाँ मुट्ठी भर लोग हैं। आज ज़रूरत है ऐसे मुट्ठी भर लोगों को कॉर्नर करने की और उनके खिलाफ जो पुलिस एक्शन हो रहा है, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का राजनीतिकरण ना किया जाए और कानून अपना काम करे। हम इस देश में हैं जहां कानून को हम सब लोग मानते हैं, तो कुछ लोग जज बनने की कोशिश ना करें, ऐसे लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश ना करें। जेएनयू बहुत अच्छा संस्थान है, उसने बहुत अच्छे लोग इस देश को दिए हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।